आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है। पूरा देश अपने बापू को याद कर नमन कर रहा है। वहीं इस मौके पर देश भर के गणमान्य लोग बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर बापू की समाधि पर माल्यार्पण किया। वहीं श्रद्धांजलि देने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा हूं। उनके आदर्श विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने का हमारा सामूहिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज शहीद दिवस पर उन सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने वीरता पूर्वक हमारे देश की रक्षा की। उनकी सेवा और बहादुरी हमेशा याद की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के पहले एपिसोड के संबोधन की शुरुआत महात्मा गांधी को नमन करते हुए की। आज हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें राजघाट पर श्रद्धांजलि देकर नमन किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर महात्मा गांधी से संबंधित भित्ति चित्र का अनावरण भी किया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आज के दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी की 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन बापू के आदर्श और अहिंसा का पाठ कभी नहीं मिटने वाला। पूरा देश उनके ही आदर्शों पर आगे बढ़ के ऊंचाइयों को हासिल करेगा। देश में इन दिनों कोरोना वायरस के मामलों में तो कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब इससे होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,09,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 959 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही चिंता करने की बात यह भी है कि कोरोना वायरस अब देश के दक्षिणी राज्यों को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। दक्षिणी राज्यों में कोरोना के मामले काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। केरल में तो आजकल कोरोना के नए केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिल रहे हैं। इससे दक्षिणी राज्यों में कोरोना की स्थिति चिंताजनक हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोरोना के 22,000 से ज्यादा मामले आए हैं। कर्नाटक में 28,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी देश की लड़ाई 2 सालों से जारी है, लेकिन वायरस से निपटने की यह जंग कब खत्म होगी, इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। पंजाब के चुनावों की तारीखें जैसे जैसे पास आती जा रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों के एक दूसरे पर बयानबाजी और आरोप लगाने का दौर भी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। और पंजाब की राजनीति के केंद्र में डेरा डालकर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रियल टाइम घोषणाएं कर विपक्षी पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही घोषणाएं अपने आप में यूनिक भी हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अमृतसर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणाएं की। केजरीवाल ने कहा कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सरकारी दफ्तरों में सीएम की फोटो नहीं लगेगी, बल्कि शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें दफ्तरों में लगेंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें।
जितनी बार हम उनको देखेंगे उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनकी कुर्बानी याद आएगी और उनके विचार याद आएंगे। तो दिल्ली सरकार, मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पे चलेगी। पंजाब सरकार भी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलेगी। वहीं इस दौरान केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया को भी निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू ना तो किसी से मिलते हैं और ना ही किसी का फोन उठाते हैं। मजीठिया सिर्फ सिद्धू को हराने अमृतसर आए हैं। इन दोनों नेताओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया दोनों लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं। जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। हमारा भी यही कहना है कि ये दोनों एक तरह से बहुत बड़े पॉलिटिकल हाथी हैं जिनके पैरों के नीचे जनता कुचल जाती है। सिद्धू साहब तो कई साल हो गए उनको एमएलए बने हुए। लोग बताते हैं कि फोन करो तो फोन नहीं उठाते, मिलने जाओ तो मिलते नहीं हैं, अपने हल्के के लिए कभी कुछ किया नहीं है। तो ये जो महिला है हमारी डॉक्टर जीवन ज्योत, ये आम महिला है। इसके पास लोग जाया करेंगे तो ये मिलेगी। इसको रात को 2 बजे भी बुलाएंगे तो ये उठ के आपके सुख दुख में काम आएगी। मजीठिया हैं वो, बस मैं तो इसको हराना है। अरे हराना है, जनता का क्या, तुम आपस में लड़ोगे, उनका कोई लेना देना नहीं अमृतसर ईस्ट से मजीठिया का, वो केवल नवजोत सिंह सिद्धू को हराने आए हैं। वहीं देश में हाल फिलहाल में अगर कोई सबसे बड़े मुद्दे में रहा है तो वो है धर्म परिवर्तन। कई नेता इस पर कुछ भी बोलने से कतराते हैं, लेकिन केजरीवाल ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए। डरा कर किया गया धर्मांतरण गलत है। किसी भी व्यक्ति को कौन से धर्म में मानेगा, जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को मानेंगे, किसी और धर्म, ये सबका अपना निजी मामला है। इसमें हस्तक्षेप देने का किसी को अधिकार नहीं है। आप इस भगवान को मानते हो, आप उस भगवान को मानते हो, आप इस धर्म में विश्वास रखना चाहते हो, आप दूसरे धर्म में जाना चाहते हो, ये सबका निजी मामला है। इसमें किसी सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और ये संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा अपना मानना है, मुझे कुछ वकीलों ने बताया, लेकिन इसको और एग्जामिन करने की जरूरत है कि आज जो देश का कानून है उस देश के कानून में सफिशिएंट धाराएं हैं और सफिशिएंट प्रावधान है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसको जबरदस्ती करने से रोका जा सके। आज भी देश के अंदर सफिशिएंट प्रावधान है। नया कानून बनाने की जो बात है, ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये पॉलिटिकल इशू है। ये इन लोगों को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो कर रहे हैं पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है कि जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन करना, ये गलत काम है। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस की तुलना में काफी सक्रिय दिखाई दे रही है, जहां एक ओर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर निजी निशाना साधने में लगे हैं, तो वहीं केजरीवाल ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो सीधा जनता से जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल की रियल टाइम घोषणाएं पंजाब की राजनीति में भी नई शुरुआत कर रही है, लेकिन क्या पंजाब की जनता इन घोषणाओं पर भरोसा जताएगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव है, जिसको लेकर सियासी पार्टियां लगातार जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और राज्यों की तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं सोमवार का दिन सियासी तौर पर पंजाब उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि यहां कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के नामांकन शुरू हो गए हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नामांकन भर दिया है। इसके अलावा 5 बार के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल ने लंबी सीट और सुखबीर बादल ने जलालाबाद से नामांकन भरा है। बादल 6वीं बार लंबी के चुनाव मैदान में है। इसके साथ ही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला सीट से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो एक मिशन लेकर यहाँ सुदामा बनकर आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मालवा वाले कृष्ण बनकर मुझे संभालेंगे।
मिशन ये है कि यह एरिया बहुत बड़ा, कई जिले डेवलपमेंट पक्कों पिछड़े हुए है। भावें कैप्टन साहब भी रहे, बादल साहब भी रहे, लेकिन इतने डेवलपमेंट नहीं हुई, एरिया पिछड़े हुए है। मैं इस एरिए ਨੂੰ पूरे ਨੂੰ ऊपर चुकना है। मैं सदामा बन के आया, मालवे वाले कृष्ण बन के सामड़ गए कि असी बड़ी भारी जीत पूरे मालवे च लवांगे। पंजाब में पटियाला शहरी सीट से नामांकन के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी केजरीवाल के साथ तमाम विरोधियों पर जबरदस्त सियासी अटैक किया। पिछली बार मैं भी 2 जगह लड़िया सी। आई फॉट फ्रॉम लंबी एंड फ्रॉम पटियाला। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੀ? 3 ਵਾਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਿੱਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। दूसरी ओर यूपी के चुनावी रण में सत्ता के लिए शहमात का खेल लगातार जारी है। नामांकन के मेगा मैराथन में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे अखिलेश यादव ने भी करहल सीट से नामांकन दाखिल कर दिया, जहां बड़ी संख्या में सपाइयों ने अखिलेश का स्वागत किया। आपको बता दें कि इस बार अखिलेश यादव ने इस बार मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद से यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। वहीं देश के हर साल चुनावी माहौल में रहने के कारण संसद की कार्यवाही पर होने वाले प्रभाव पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सच है कि चुनाव संसद सत्र और चर्चाओं पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन सांसद से निवेदन है कि चुनाव तो चले जाएंगे पर बजट सत्र पूरे साल का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया, जिसमें देश के आर्थिक हालात का विवरण हुआ और विकास दर की बात भी हुई। आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। आर्थिक सर्वे में आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा होता है। पिछले 1 साल में अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं में क्या प्रगति हुई है, आर्थिक सर्वे में विकास दर की रफ्तार धीमी हुई या तेज, इसका अनुमान भी लगता है, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.